गलत अफसर का आदेश और आपकी जमीन सीधे खतरे में। क्या आपके साथ ऐसा हो सकता है कि कोई अफसर ऐसा फैसला ले ले जो उसके अधिकार में न हो? तो सवाल ये है कि जमीन के मामले में असली फैसला लेने का अधिकार किसके पास है? कर्मचारी के पास, सीईओ के पास, डीसीआर के पास, या फिर डीएम के पास, या फिर कोर्ट के पास? तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सा अधिकारी या फिर अफसर क्या फैसला ले सकता है और कौन सा फैसला अवैध माना जाएगा, और अगर किसी ने अवैध फैसला या इलीगल फैसला लिया है तो आप क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में मैं इसका फाइनल सॉल्यूशन बताऊंगा ताकि आपकी जमीन सुरक्षित रहे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रॉपर्टी पाठशाला में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कर्मचारी से सुप्रीम कोर्ट तक कि क्या किसका पावर है और कैसे मैं घटते हुए क्रम से जिसका पावर बढ़ता हुआ जाएगा उससे मैं समझाते जाऊंगा। सबसे पहले मैं कर्मचारी के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद जिसका ज्यादा पावर होगा मैं उस तरह से बढ़ते बढ़ते जाऊंगा, और मैं सुप्रीम कोर्ट तक का जो प्रोसेस है सो इस बात वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है अभी के लोगों को, कि लोगों को पता ही नहीं है कि किसके पास जाना चाहिए, क्या समस्या है तो हम किसके पास डायरेक्ट जाए। लोग जो है समझ के अभाव में कहीं चले जाते हैं, किसी गलत पदाधिकारी के पास चले जाते हैं, गलत पैसा खर्च कर देते हैं, जिससे उसे बाद में बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है। आज मैं इसे स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, और जिससे कि आपको कभी भी एक ही वीडियो में मैं सारा कवरेज कर दूंगा किस किस कर्मचारी का जो चीज जमीन से रिलेटेड है। जो भी कर्मचारी, लेखपाल, पटवारी, डिस्लेजार, जिसका जो भी पावर है, मैं इसी वीडियो में मैं आपको एक ही वीडियो में, कंबाइंड वीडियो में मैं सारा चीज को डिस्कस कर दूंगा, जिससे आपको भविष्य में कभी परेशानी नहीं होगी और दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले कि जमीन का काम इसलिए अटकता है क्योंकि लोग गलत अधिकारी के पास जाते हैं। हर पद की अपनी सीमित शक्ति होती है, सबके पास फैसला लेने का अधिकार नहीं होता। हर पदाधिकारी के पास, हर अफसर के पास, हर अधिकारी के पास हर पावर, हर फैसला लेने का अधिकार नहीं होता। इसीलिए जब सही पावर लेवल पर जाते हैं तभी काम सही दिशा में बढ़ता है। तो ये समझिए कि पावर सिस्टम समझे बिना किया गया कोई भी काम अधूरा रहता है। अब जैसी पावर सिस्टम नहीं समझिएगा कि अमीन का हमें कब इस्तेमाल करना है, कब हमें डीएम के पास जाना है, कब हमें पटवारी के पास जाना है, कब लेखपाल के पास जाना है, कब तहसीलदार के पास जाना है, तो आप भटकते रहिएगा। ऑफिस का इतने सारे सरकारी कर्मचारी है, इतने सारे सरकारी अफसर है, इतने सारे सरकारी ऑफिस है, लोग साल दर साल सही जानकारी के अभाव में ही भटकते रह जाते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कर्मचारी को क्या है। कर्मचारी से देखिए, सबसे पहले क्या है, कर्मचारी के क्या कहा जाता है कि रेवेन्यू स्टाफ। और देखिए कर्मचारी क्या है कि राजस्व कार्यालय का एक सहायक स्टाफ। बहुत लोग सोचते हैं कि सीधा कर्मचारी के पास ही चले जाते हैं, सोचते हैं कि कर्मचारी जो काम करा देगा वही सही है, लेकिन कर्मचारी जो है सबसे मिनिमम लेवल का जो है स्टाफ है कर्मचारी का, जो कि सरकार के नजर में सबसे लो स्तर, सबसे इसका रैंक जीरो पे है समझिए। और इसका काम केवल फाइल लेना, आगे बढ़ाना और कंप्यूटर में एंट्री करना होता है। इसका जो है कर्मचारी का क्या काम है कि सिर्फ उसको क्या करना है, फाइल लेना है। जो जैसे कोई दाखिल खारिज का आवेदन किए, परिमार्जन का किए, एलपीसी का किए, या जो भी चीज का आप किए, उसको क्या करना है, उसके फाइल को लेना है, आगे बढ़ाना है और कंप्यूटर में एंट्री करना है। इसका बस यही काम है। अब समझिए, कानून कर्मचारी को किसी भी जमीन के मामले में फैसला लेने का अनुमति नहीं देता। अब समझिए कि कर्मचारी का क्या जो है, जो भी सरकार का कर्मचारी है उसे ये अनुमति नहीं है कि वो जमीन के मामले में कोई फैसला ले। ये फैसला लेने का इसका अधिकारी नहीं है। इसका सिर्फ यही काम है कि फाइल को लेना, उसको आगे बढ़ाना और उसे कंप्यूटर में एंट्री करना। अब आगे का इस और समझिए कि लोग कर्मचारी से उम्मीद लगा देते हैं कि यही सबसे बड़ी गलती होती है लोगों की। देखिए लोग समझते हैं कि सारा काम मेरा कर्मचारी ही कराएगा, यही सबसे बड़ा गलती है। और जिसके कारण क्या होता है कि उनको जो है पैसा भी दे देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, वो फंस जाते हैं। तो ये सब चीजें जो है हमें बचना है इस सब चीजों से। अब इसका क्या निष्कर्ष है कि कर्मचारी सुविधा देता है लेकिन समाधान नहीं। तो कर्मचारी का जो काम है बस हम उसे उतना के लिए ही याद करें, तो फिर हमें कभी जिंदगी में समस्या नहीं आएगी। अब आगे देखिए, कर्मचारी हम लोग समझ लिए, कर्मचारी का क्या काम है कि खाली फाइल लेना, आगे बढ़ाना और कंप्यूटर में उसको एंट्री करना। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है लेखपाल या पटवारी। अब समझिए बहुत जगह ये पोस्ट का जो है यूज नहीं होता है, इसे क्या कहते हैं, विलेज रेवेन्यू ऑफिसर। अब ये समझिए क्या कि लेखपाल गांव स्तर का राजस्व अधिकारी होता है। कोई भी गांव स्तर का जो राजस्व अधिकारी होता है उसे ही पटवारी या लेखपाल कहा जाता है। दोनों एक ही नाम है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा कि लेखपाल अलग है, पटवारी अलग है, दोनों एक ही नाम है। इसका यही काम है कि यही खतियान जमाबंदी और भूमि रिकॉर्ड लिखता है, वो अपडेट करता है। और इसका यही काम है कि भूमि को अपडेट करना, और खतियान जमाबंदी और भूमि का रिकॉर्ड को क्या करता है, ये अपडेट करता है समय के साथ। नामांतरण के लिए रिपोर्ट बनाता बनाता है, और इसका मुख्य काम है। अब समझिए बहुत जगह ऐसा होता है कि जो है इसी का पोस्ट जो है क्या होता है, ये कर्मचारी के पास ही रहता है, क्योंकि सरकार के पास स्टाफ की कमी है। तो बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि ये पोस्ट को जो है कर्मचारी बहुत जगह का देखते हैं।
तो समझिए कि कर्मचारी इसीलिए जो है इसका पोस्ट को जो है संभालता है। बहुत जगह ऐसा देखा सीनियर कर्मचारी को ये 2-2 पोस्ट दिया जाता है, सीआई का पोस्ट दिया जाता है, आप लोग देखते होइएगा। या फिर सीओ होता है, सीओ के पास ही ऐसा-ऐसा 3-4 पोस्ट रहता है, सीओ के पास ही आरओ का पोस्ट रहता है, क्योंकि सरकार के पास जो है स्टाफ की कमी है और गवर्नमेंट के पास, भारत सरकार, बिहार सरकार सबके पास स्टाफ की कमी है, जिसके वजह से बहुत एक-एक आदमी जो है 3-3 पोस्ट पे जो है कार्यरत है, 3-3 पोस्ट संभाल रहा है। तो ये चीज़ है जिसकी वजह से ये सब कमी है हमारे व्यवस्था की, हमारे सरकार की, जिसके वजह से क्या है कि निम्न जो है वैकेंसी खाली रह जाती है। चलिए आप समझते हैं इसका क्या है कि लेखपाल स्वयं किसी का नाम चढ़ा या हटा नहीं सकता। अब लेखपाल के पास ये पावर नहीं है किसी का नाम वो चढ़ाए या फिर हटाए। अब समझिए इसका क्या है कि लेखपाल रिपोर्ट बनाता है, अंतिम आदेश नहीं देता। लेखपाल का क्या काम है कि वो ये जो है रिपोर्ट बनाता है और अंतिम आदेश वो नहीं दे सकता है। तो ये हम लोग लेखपाल का पावर समझ गए। अब समझिए क्या कि लैंड मेजरमेंट जो अमीन का क्या पावर है। देखिए मैं रैंकिंग वाइज बता रहा हूँ, जिसका पावर जैसे बढ़ता जा रहा है मैं उसे बताता चला जा रहा हूँ। अब देखिए अमीन जमीन का तकनीकी माप करने वाला अधिकारी होता है। कोई भी सरकारी अमीन जो होता है उसका यही काम है कि वो जमीन का जो है पैमाइश करे, उसका नापी करे, सीमांकन करे, उसका क्षेत्रफल बताए, खेत या प्लॉट की सही माप और सीमांकन करता है। इसका काम है वही खेत का प्लॉट का इस तरह से जो है सीमांकन करता है, इस तरह से उसका जो है इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हम लोग जो है आप देखते हैं। अब देखिए कोर्ट या सीओ के आदेश पर नापी रिपोर्ट देता है। कोर्ट या सीओ का जब आदेश होगा तब जाके क्या करेगा, जब कोई आदमी जो है आप जाके जो है भू नापी या भूमि भूलेख से जाके आप कीजिएगा ई नापी का, तो क्या करता है उसके बाद जो है अमीन का यही काम है कि उसको सीओ के आदेश या फिर आदेश पर ही नापी का रिपोर्ट देना। और अमीन क्या करता है, जमीन का मालिक तय नहीं करता है। अब देखिए अमीन का ये काम नहीं है कि वो जमीन का मालिक तय करे। अब अमीन की कोई नापी जो है, अमीन की नापी सही हुई तो आधा विवाद वहीं पे खत्म हो जाता है। अगर अमीन नापी करता है और प्लॉट पे सब चीज सही पाता है तो समझिए कि अमीन अगर रिपोर्ट देगा तो आधा विवाद वहीं खत्म हो जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि अमीन का जो अगर नापी सही हुई तो आधा विवाद यहीं खत्म हो जाता है। तो आप चलिए आगे समझते हैं हम लोग क्या कानूनगो, जिसको क्या कहा जाता है, राजस्व निरीक्षक, आरआई का जिसको पोस्ट कहा जाता है। कानूनगो क्या करता है कि अमीन और लेखपाल दोनों के काम की जांच करता है। जो हमारा लेखपाल जो भी काम करता है और उसके बाद जो भी अमीन काम करता है तो उसी काम को जो है ये देख रेख करता है। यही काम है इसका, किसका, ये आरआई का यही काम है कि इसका इस दोनों के काम को जो है देख रेख करना। अब यह देखता है कि रिपोर्ट नियम के अनुसार है कि नहीं। अब इसका ये देखना है कि ये देखेगा कि जो रिपोर्ट इस दोनों ने मिल कर दिया है तो वो नियम के अनुसार है कि नहीं, कि जो जो गाइडलाइन है, जो उसके अधिकार क्षेत्र है उससे तो ज्यादा तो नहीं है। अधिकतर गलतियां और फर्जीवाड़ा यही पकड़ा जाता है। समझिए यही 2 स्तर का नीचे का जो 3 स्तर का जो काम था, जो आधा तर काम जो है वहीं पर ज्यादा गलतियां होती है, ज्यादा जो है भ्रष्टाचार जो है इसी के नीचे स्तर तक जो है ज्यादातर देखा गया है। यहीं पर लोग जो है इसी के इर्द गिर्द फंस जाते हैं। तो इसके नीचे जो क्या है, तो यही गलतियां ज्यादा होती है। इसीलिए क्या है, कानूनगो जांच अधिकारी है जो गलत काम को ऊपर जाने से रोकता है। जैसे कोई गलत काम होगा उसका काम होगा वहीं पर उसको स्टॉप कर देना। चलिए अब आगे समझते हैं। आगे क्या है हमारा आरओ, जिसको क्या कहा जाता है, सीओ भी उसी को कहा जाता है, राजस्व पदाधिकारी। आरओ सीओ पहला अधिकारी है जिसके पास निर्णय लेने का शक्ति होता है। अब इसका काम है, सीओ का क्या काम है कि वो जैसे ही कोई भी म्यूटेशन होगा, दाखिल खारिज होगा, उसका अंतिम आदेश जो है सीओ या फिर आरओ का ही काम होता है जिसको देना। नामांतरण को स्वीकार या अस्वीकार करता है, यही काम है इसका। सीमांकन का आदेश देता है और एलपीसी पर अंतिम हस्ताक्षर करता है। जो सीओ का और आरओ का काम है कि एलपीसी का फाइनल हस्ताक्षर करना और जो है उसको आदेश देना नामांतरण का। ये सब सीओ का एक अपना फैसला है। अब इससे क्या है कि यहीं से कानूनी फैसला शुरू होता है। अब देखिए यहीं से अगर जैसे कि आप सही चीज क्या सही है क्या गलत है यही डिसीजन लेना आरओ और सीओ का काम है। और यहीं से क्या हो जाता है, कानूनी फैसला शुरू हो जाता है। अगर ये कर दिया तो फिर आपको जब कोई ये म्यूटेशन कर दिया तो फिर उसके बाद आपको कानून में ही जाना पड़ता है। लेकिन इसके बाद भी जो है हमारे पास इसके बाद जो है पावर के रैंकिंग में आते हैं डीसीआर के पास या फिर तहसीलदार के पास। देखिए तहसीलदार क्या है कि सीओ के आदेश के विरुद्ध पहली अपील सुनता है। अगर सीओ कोई गलती करे तो उसका क्या काम है, तहसीलदार जो है उसके पास आप जा सकते हैं, जो इसका क्या काम है कि सीओ के आदेश के विरुद्ध वो अपील सुनेगा। तो वो तहसीलदार का काम है। यह देखता है कि प्रक्रिया और नियम सही थे या नहीं। अब ये देखेगा कि कोई सीओ जो अगर आदेश दिया है तो किस किस प्रक्रिया के दौरान दिया है और क्या क्या स्टेप आजमाया है जो कि वो सही है या नहीं। अगर उसे सही पाएगा तो फिर आदेश जो सीओ दिया रहेगा उसी को वो आगे बढ़ाएगा। अगर वो गलत पाएगा तो फिर वहां से वो क्या इसके पास पावर है कि उसको निरस्त कर सकता है। और इसका क्या काम है, राजस्व वसूली और निगरानी भी करता है। इसका काम है कि राजस्व का वसूली करना और निगरानी करना। और सीओ के बाद सुधार का पहला अवसर तहसीलदार ही देता है। अब जैसे कि सीओ अगर किसी तरह से गलती करे तो उसके बाद जो पहला अवसर होता है वो तहसीलदार ही जो है इसे देता है। चलिए अब इसे आगे समझते हैं। डीसीआर के पास, डीसीआर क्या होता है, उप उप समाहर्ता भूमि सुधार।
डीसीआर जो है इस तरह से उसका बोर्ड होता है, इस तरह से उसका गाड़ी होता है, ये देख लीजिए। तो इसका क्या काम है कि डीसीआर जिला स्तर का भूमि अधिकारी होता है। ये जो है ये तहसीलदार और सीओ या सबसे ऊपर जो है जिला स्तर पे जो है ये अधिकारी होता है। ये गलत नामांतरण को रद्द कर सकता है। कोई भी गलत नामांतरण है, कोई भी गलत दाखिल खारिज है, कोई म्यूटेशन है ऐसा गलत, उसका ये काम है, इसको वो रद्द कर सकता है। गंभीर भूमि विवाद और सुधार मामलों को देखता है। जो भी गंभीर भूमि विवाद है, जो भी जिला में है, या फिर ऐसा कोई भी गंभीर विवाद है जो सालों दर पुस्त चलता है, तो उसका काम है गंभीर भूमि विवाद को देखना। इसलिए क्या है कि जिला स्तर पर भूमि न्याय की सबसे बड़ी कुर्सी डिस्चार्ज होती है। कोई भी जिला के जो स्तर पे है, भूमि का जो न्याय व्यवस्था जो है वो सबसे बड़ी, उसकी सबसे बड़ी कुर्सी कौन होती है? डीसीआर होती है। कोई भी जिला स्तर पे जो आप देखिएगा तो डीसीआर ही जो है सबसे बड़ी कुर्सी होती है। सीओ और तहसीलदार और फिर उसके बाद जो है डीसीआर होता है। अब इससे भी ऊपर जो होता है, अब ये हम लोग समझेंगे। देखिए अनुमंडल पदाधिकारी, जिसको एसडीओ और फिर एसडीएम कहते हैं। देखिए एसडीओ के पास क्या है कि प्रशासनिक और कानूनी दोनों शक्तियां होती है। एसडीओ के पास क्या है कि कानूनी का पदाधिकारी, ये जो है ये जो होता है शक्तियां प्रशासन का और फिर जो है कानून का, दोनों का जो है इसके पास जो है पावर होती है। ये भूमि विवाद के साथ कानून व्यवस्था भी देखती है। जो एसडीओ का काम है कि जो कानून व्यवस्था जो होता है उसका भी देखना और भूमि विवाद को भी देखना। आपात स्थिति में तुरंत आदेश जारी कर सकता है, इसका काम है। एसडीओ या फिर एसडीएम का क्या काम है कि वो आपातकालीन स्थिति जो रहेगा तो उसमें क्या कर सकता है, वो भूमि का आदेश जारी कर सकता है। यहाँ से प्रशासनिक शक्ति बहुत मजबूत हो जाती है। अब यहाँ पे जैसे जाइएगा, जैसे ये हाई लेवल का जैसे जैसे केस बनता जाएगा, अगर आपको इससे नीचे नहीं सुनना है तो आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ सकते हैं, जिससे आपको जो है सुविधा मिल सकती है। अब इसके बाद जो एसडीओ और एसडीएम के बाद क्या होता है, फिर हमारे पास आ जाता है सीधे डीएम, जिसको क्या कहा जाता है, जिलाधिकारी या फिर समाहर्ता। अब समझिए डीएम जिले का सर्वोच्च अधिकारी है। कोई भी डीएम जो होता है, आप लोक शिकायत से बहुत ज्यादा जो आप कोई भी शिकायत करते हैं, तब आपको सीधे डीएम से जो है वहाँ पे वो आदेश मिलता है। आप समझिए राजस्व मामलों की अंतिम अपील यही होती है। जो कोई भी राजस्व मामलों की जो अपील जब होती है तो यहीं पर होती है। सरकारी भूमि और नीति संबंधी निर्णय लेता है। डीएम का क्या काम है कि जो भी है सरकारी भूमि है या फिर कोई नीति बनाना है या फिर कोई ऐसा मैप तैयार करना है जिससे कि आम लोगों को सुविधा हो, तो वो यहीं पे डीएम के यहाँ ही होता है। इसीलिए क्या है कि डीएम राजस्व व्यवस्था की अंतिम सीढ़ी है। अब राजस्व व्यवस्था जो है, जो शुरू से मैंने बताया, राजस्व राजस्व कर्मचारी के बाद लेखपाल, पटवारी, अमीन, उसके बाद मैंने बताया है आरआई, उसके बाद जो है आप देखें सीओ, फिर हो गया आपको तहसीलदार, फिर जो है डीसीआर, फिर एसडीओ, एसडीएम, फिर डीएम। तो ये क्या है कि सबसे अंतिम सीढ़ी है। यहाँ के बाद जो है न्याय व्यवस्था शुरू हो जाती है। यहीं तक जो है राजस्व व्यवस्था की है अंतिम सीढ़ी। और इसके बाद जो आप सीधे हम लोग जानेंगे, अगर यहाँ तक अगर आपका कोर्ट का मामला नहीं फंस फाइनल हो पाया तो आपको फिर सीधा न्याय व्यवस्था में जाना पड़ेगा। इस तरह से जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का गाड़ी होता है, आप देखते होइएगा, इस तरह से उनकी कुर्सी होती है, इस तरह से ऑफिस होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आप देखिए दीवानी न्यायालय, सिविल कोर्ट। राजस्व अधिकारी मालिकाना हक तय नहीं कर सकते हैं। कोई भी राजस्व अधिकारी जो है आपका कोई भी जमीन का जो मालिकाना हक नहीं तय कर सकते। दीवानी न्यायालय तय करता है कि असली मालिक कौन है। अगर किसी के साथ गलत हुआ है या फिर आप उसमें अपील में चले गए, आप न्याय व्यवस्था में चले गए, तो इसका काम है, व्यवहार न्यायालय का काम है, उसे जो है आप असली मालिक को जो है, असली मालिक को जमीन मिलने का अधिकार जो है यहीं से प्राप्त होता है। आप समझिए कि रजिस्ट्री सबूत और गवाहों के आधार पर फैसला होता है। अब इसका काम है, न्यायालय में जज बैठे रहते हैं, उसका वकील बहस करता है, तो उसमें क्या वो देखता है कि रजिस्ट्री देखता है, सबूत देखता है, गवाह देखता है, आधार देखता है कि किस आधार पर उसने जमीन खरीदाना है। तभी जाके क्या होता है कि मालिकाना हक का अंतिम सच कोर्ट तय करती है। तब जाके पता चलता है कि असली मालिक कौन है और अंतिम मालिक जो है यही तय करता है। अब समझिए आगे। और यहाँ पर तक जो है, आप जो जिला में अगर आपके साथ कोई भी समस्या होगा तो आप व्यवहार न्यायालय तक जो है आप आ सकते हैं। अब इससे भी अगर उसका सिस्टम यहाँ पर नहीं, अगर आपको यहाँ पे, अगर यहाँ पर भी आपको नहीं मिला, यहाँ के भी आदेश को आप चैलेंज कर सकते हैं। कहाँ पे जाके? हाई कोर्ट में, जो हर जगह की राजधानी में होता है। यूपी का अलग है, पटना का अलग है। तो उच्च न्यायालय गलत फैसलों की समीक्षा करता है। आप समझिए उच्च न्यायालय क्या हो गया, उसके बाद हाई कोर्ट हो गया और उसके बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट हो गया। तो इसका क्या काम है, जो भी गलत फैसला होगा उसको समीक्षा करना और फिर जाके यहाँ पे क्या होता है, जज का टीम बैठा रहता है और देखता है कि क्या गलत फैसला है, क्या सही है, किसी कर्मचारी ने गलत लिया है, या फिर किसी कोर्ट के भी फैसला को चैलेंज अगर आपको करना होगा सिविल कोर्ट के, तो आप सीधे जो है यहाँ पे उच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत है। सब लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, देश की सर्वोच्च न्यायालय है। इसके ऊपर कुछ नहीं होता है, यहीं पर आपका अंतिम फैसला होगा और जो कि लगभग सही ही होगा। इसके बाद कोई अपील नहीं होती, यही न्याय की अंतिम सीमा समाप्त हो जाती है। और ये न्याय का जो है अंतिम सीमा जो है यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको यहाँ तक जो है पहुँचते पहुँचते हर हाल में सोल्यूशन मिलेगा ही। यहाँ तक जो है आपको कभी
क्योंकि यहाँ पर बहुत परफेक्ट और जो है वेल ट्रेंड जो है टीम होती है, जो कि आपको सही निष्कर्ष और सही सलाह देती है, जिससे आपको जो है वहाँ पे हर हाल में सॉल्यूशन मिलता ही। तो अब हम लोग जो है राजस्व व्यवस्था के बाद न्याय व्यवस्था में जब घुसते हैं, जब तक हम लोग राजस्व व्यवस्था में नहीं उससे सेटिस्फाइड होते हैं, तो हम लोग न्याय व्यवस्था में घुसते हैं। और न्याय व्यवस्था में जब घुसते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसका क्या है कि अंतिम, समझिए कि अंतिम पायदान है। इसके बाद जो है आपके पास कोई रास्ता नहीं है, यहाँ पे आपको संतुष्ट होना ही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अच्छे और गणमान्य लोग होते हैं, जिससे कि आपको न्याय व्यवस्था के भरोसा करके ही काम करना पड़ता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब समझिए, नाप और सीमांकन के लिए अमीन के पास जाए। अगर आप किस अफसर के पास कब जाए, ये समझिए। नाप और सीमांकन जब आपको कराना हो तो अमीन के पास जाए। रिकॉर्ड और नामांतरण के लिए लेखपाल या फिर सीओ के पास जाए। अगर आपको लिमिटेशन कराना है या फिर रिकॉर्ड में कोई सुधार कराना है, खतियान में सुधार करना है, परिमार्जन कराना है, तो फिर आप सीओ के पास जा सकते हैं। राजस्व गलती पर तहसीलदार या फिर डीसी या फिर डीएम में जाए। अगर इन लोगों से कोई गलती होती है और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तब जाके आप आगे का कदम उठाए, तहसीलदार, डीसी या फिर डीएम के पास जाए। अगर मालिकाना विवाद है, किसी के नाम पे जमीन चढ़ गया है और उसके बाद आप नहीं, उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है, आपने ये सब चीज अपना लिया, तब जाके आप क्या करें, न्यायालय में जा सकते हैं। और अगर आपको फिर वहां से नहीं सेटिस्फाइड है तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसीलिए क्या है इसका कि सही अधिकारी के पास अगर सही समय दिया जाए तो 100% समाधान होगा। अगर आपके पास सही जानकारी होगी कौन से अधिकारी के पास कब जाना है, और आप उसके पास सही समय पर पहुंच गए, तब जाके आपके जमीन का हर हाल में सही समस्या का समाधान होना ही है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सब दोस्तों को, और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल प्रॉपर्टी पाठशाला को। और अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछिए, जिसका आंसर मैं शॉर्ट्स के माध्यम से आपको दे दूंगा। चलिए, धन्यवाद।